हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिन के बाद मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री की वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन पर। तो आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? जो फ्रांस कंट्री थी वहाँ पे जो है रेवोल्यूशन यानी क्रांति, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जो कब से कब तक हुई थी, 1789 से 1799 तक। तो ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड जो है ये 10 ईयर का टाइम पीरियड था जिस समय ये रेवोल्यूशन हुआ, ये क्रांति हुई। ठीक है, तो इस 10 साल में क्या क्या हुआ और किस तरीके से फ्रेंच में जो है यानी फ्रांस में जो है रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, और कैसे कैसे वहां पे जो है राजा को हटा के वहां पे जो है रिपब्लिक बनाया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसकी वजह से जो है पूरे वर्ल्ड में काफी चेंज देखने को मिला है। इसके बारे में हम आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक काफी बड़ा हाथ था पूरे वर्ल्ड में जो है चेंज लाने के लिए। दिस रेवोल्यूशन abolished monarchy in France and made France a republic and ended dictatorship of Napoleon। तो नेपोलियन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जो नेपोलियन था वो एक डिक्टेटर था फ्रांस का। तो इस रेवोल्यूशन की वजह से ही जो है जो फ्रांस में मोनार्की क्या होता है? राजतंत्र यानी राजा का शासन। तो इस रेवोल्यूशन की वजह से हम जानेंगे कि कैसे फ्रांस में जो है राजा का राजतंत्र खत्म हुआ और फ्रांस किस तरीके से रिपब्लिक बना यानी गणतंत्र बना, और वहां पे किस तरीके से जो है नेपोलियन की जो है डिक्टेटरशिप खत्म हुई। तो आइए शुरू करते हैं। इसके क्या क्या कारण थे? तो इसके कई कारण थे। पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज एंड इंटेलेक्चुअल कॉज। तो मैं आप सभी को एक एडवाइस करना चाहूंगी कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके भी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने से जो है इजीली आप लोग याद कर सकते हैं और जब भी आप टेस्ट देने जाएंगे तो आराम से आप उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं नोट्स से। पहला था पॉलिटिकल कॉज। तो क्या पॉलिटिकल कॉज था यानी राजनीतिक क्या कारण थे जिसकी वजह से जो है फ्रांस में जो है क्रांति हुई? तो पूरे फ्रांस को जो है 100 से 150 परिवार चलाते थे, मतलब 100 से 150 परिवार थे जो पूरे फ्रांस को चलाते थे, जिनको एरिस्टोक्रेट कहते थे। एरिस्टोक्रेट वो फैमिलीज थी जो जैसे रॉयल फैमिलीज बोल सकते हैं हम उनको, जो पूरे फ्रांस में शासन करती थी। और इनके अंडर जो है कुछ सामंत होते थे यानी फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे जो जो नॉर्मल लोगों से यानी कॉमन पीपल से टैक्स वसूलते थे। ठीक है, तो एक फैमिली थी जो बड़ी फेमस थी, द बर्बन डेस्पोट यानी बर्बन फैमिली। तो जो बर्बन फैमिली थी वो एक ऐसी फैमिली थी, मतलब इन्हीं 100-150 परिवारों में से एक फेमस फैमिली थी जो फ्रांस को चलाती थी, राइट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, द बर्बन डेस्पोट। ठीक है, तो बर्बन परिवार का ही एक राजा था लुइस 14। लुइस 14 जो था वो 1643 से 1715 तक राजा रहा। तो ये जो लुइस 14 था ये एक एब्सोल्यूट डिस्पॉट था। एब्सोल्यूट डिस्पॉट का मतलब होता है निरंकुश शासक। निरंकुश शासक मीन्स मतलब वो चाहता था कि उसी के हाथ में पावर हो और उसके अलावा किसी के भी हाथ में पावर नहीं हो। सो ही सेंट्रलाइज द पावर। उसने जो शक्ति थी, जो पावर थी, उसको केंद्रित कर दिया, राइट। उसने सामंतों को यानी फ्यूडल लॉर्ड्स को कोई भी पावर नहीं दी और उसने जो है अपने फ्यूडल लॉर्ड से पावर छीनकर अपने पास रख ली, क्योंकि वो क्या चाहता था? वो निरंकुश शासक बनना चाहता था, वो एक डिक्टेटर बनना चाहता था। ठीक है, सो देयर वर मैनी वॉर्स इन हिज डेस्पॉट। उसके टाइम पे जो है बहुत सी लड़ाइयां हुई जिसकी वजह से जो है वो फ्रांस बैंकरप्ट हो गया या फिर डेप्ट में डूब गया यानी कर्ज में डूब गया, क्योंकि लुइस 14 एक अच्छा राजा नहीं था और उसकी वजह से जो है फ्रांस हारता गया। और जब लड़ाई होती है ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा खर्च होता है और इसकी वजह से ही जो है फ्रांस बहुत सी लड़ाइयां हारा और कर्ज में डूब गया। तो जो बर्बन फैमिली का नेक्स्ट राजा था वो था लुइस 15। तो लुइस 15 कब से कब तक राजा रहा? 1715 से 1774 तक जो है लुइस 15 राजा रहा। ठीक है, तो इन हिज टाइम डेप्ट इंक्रीजेस ड्यू टू 7 ईयर वॉर। तो लुइस 15 के टाइम में जो है डेप्ट, जो कर्ज में पहले से ही फ्रांस था, वो और ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ा? 7 ईयर वॉर की वजह से। तो ये जो 7 ईयर वॉर थी ये एक बहुत बड़ी वॉर थी, मतलब वर्ल्ड वॉर से पहले इसी वॉर को सबसे बड़ा वॉर कहा जाता था वर्ल्ड का।
ये जो वॉर था ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम में हुआ था। इसके बारे में भी हम बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो 7 ईयर वॉर था ये कब हुआ था? 1756 से 1763 के बीच हुआ था। किस किस के बीच? फ्रांस और यूके यानी इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस हार गया था। ठीक है, तो फ्रांस हार गया था तो उसकी वजह से जो है और ज्यादा कर्ज में डूब गया जो है फ्रांस, क्योंकि ये जो लुईस 15 था एक बहुत ही बेकार राजा था, बिल्कुल भी अच्छा शासक नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट लुईस 15 के बाद जो बर्बन फैमिली का नेक्स्ट राजा था वो था लुईस 16। जो लुईस 16 था वो बर्बन फैमिली का लास्ट किंग था। ठीक है, तो इसने कब से कब तक शासन किया? इसने 1774 से 1792 तक शासन किया और ये एक बहुत ही अच्छा रूलर था, बहुत ही अच्छा शासन था। बट ही कैन नॉट डू मच फॉर फ्रांस, लेकिन ये फ्रांस के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। पता है क्यों? बिकॉज जो फ्रांस था वो तो देखो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था, राइट। अब उसके पास तो पैसे थे ही नहीं, उसका तो एक ही काम था कि कैसे भी करके कर्ज चुकाए। ठीक है, तो वो कैसे कुछ भी कर सकता था अपने इसके लिए, अपने देश के लिए। ठीक है, और उसकी जो वाइफ थी वो थी ऑस्ट्रिया की, उसका नाम था मैरी एंटोनिएट। ये जो मैरी एंटोनिएट थी इसके अब ये जो मैरी एंटोनिएट थी इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मैरी एंटोनिएट थी ये जो एक बहुत ही बैड एडवाइजर थी। ये जो अपने हस्बैंड लुईस 16 को जो है बहुत ही बेकार एडवाइस देती थी, जिसकी वजह से फ्रांस जो है और कर्जे में डूबा। इन हिज टाइम अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज ऑल्सो हैपनिंग। तो ये जो लुईस 16 है इसके मीनवाइल इसके ही टाइम में जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हो रहा था। ठीक है, तो ही हेल्प्ड अमेरिका, और इसने क्या किया? अमेरिका की हेल्प कर दी। और ही ruined फ्रांस फॉर नो गेन्स, मतलब कोई भी इसका फायदा नहीं था, तब भी इसने जो है अमेरिका की हेल्प कर दी। अब पहले से ही जो फ्रांस है वो कर्ज में डूबा हुआ था, अब इसकी गलती की वजह से फ्रांस जो है पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया, फ्रांस के पास अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब उसका जो भी पैसा था वो इंटरेस्ट देने में ही चला जाता था। ठीक है, तो ये जो लुईस 16 था ये अपने बहुत बड़े पैलेस पे यानी वर्साइल के पैलेस में रहता था। ये जो वर्साइल का पैलेस है ये बहुत ही बड़ा पैलेस था, आप इसके बारे में गूगल पे जरूर सर्च करिएगा। ये इतना बड़ा पैलेस था कि लोग इसे देख के बिल्कुल ही मतलब दंग रह जाते थे। ठीक है, तो ये थे पॉलिटिकल कारण यानी राजनीतिक कारण थे रेवोल्यूशन के, कि क्यों कौन कौन से राजनीतिक कारण थे कि जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ। तो नेक्स्ट है सोशल कारण यानी सामाजिक कारण, समाज में क्या हो रहा था। तो जो फ्रांस है उसके 3 एस्टेट थे। एस्टेट मतलब जैसे हमारे भारत में होता है ना वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय, उसी तरीके से फ्रांस में जो है 3 एस्टेट यानी 3 वर्ण थे। कौन कौन से थे वो? चर्च, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट यानी कॉमन या क्लर्जी भी उन्हें कहा जाता था। ठीक है, जो पहले थे वो थे चर्च, जिसमें कौन आते थे? पोप। ठीक है, और दूसरी थी नोबिलिटी। नोबिलिटी में कौन आते थे? किंग और रॉयल फैमिलीज और फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब उनके जो सामंत थे और किंग के रिलेटिव्स वगैरह। ठीक है, और जो थर्ड एस्टेट था यानी जो सबसे गरीब थे वो थे कॉमन पीपल यानी क्लर्जी उन्हें बोला जाता था। उसमें आते थे स्लेव्स यानी दास, वर्कर्स जो काम करने वाले थे, टीचर्स, लॉयर्स, ये सब कुछ क्लर्जी में आते थे। ठीक है, यही क्लर्जी लोग जो हैं ये बाद में आके जो है ये रेवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उस टाइम क्या रूल था यानी लुईस 16 के टाइम पे क्या रूल था? नो टैक्स टू चर्च और नोबिलिटी, यानी जो चर्च के लोग थे और नोबिलिटी के लोग थे यानी फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वाले, उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना था और कॉमन पीपल को ही सारा टैक्स देना था। ठीक है, और कॉमन पीपल क्या थे? जो क्लर्जी लोग थे वो तो गरीब थे, फिर भी उनसे टैक्स लिया जाता था, तो ये तो गलत बात थी। ठीक है, तो जो पहले चर्च थे, चर्च के जो है कितने लोग थे? 1 लाख लोग थे, और 1 लाख लोगों के पास 10% लैंड थी। ठीक है, 10% जमीन थी, और जो नोबिलिटी थी वो 25% जमीन थी उनके पास, और 4 लाख थे, तो मैक्सिमम तो इनके पास जमीन भी थी और ये लोग भी कम थे। और जो क्लर्जी पीपल थे वो देखो 2.7 करोड़ थे और इनके पास कोई भी लैंड नहीं था, फिर भी इन्हें जो है टैक्स पे करना पड़ता था। जैसे फार्मर्स, वर्कर और जो मिडिल क्लास लोग हो गए, टीचर, लॉयर्स वगैरह, उनको ही जो है सारा टैक्स पे करना पड़ता था, जबकि इनके पास कोई भी लैंड नहीं थी। और चर्च और नोबिलिटी जिनके पास काफी ज्यादा लैंड थी उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ठीक है, और ये एक और बाद में एक ग्रुप आपके सामने आएगा जिसे कहते हैं बुर्जुआ। बुर्जुआ जो थर्ड एस्टेट के ही जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास है उनका एक ग्रुप है बुर्जुआ। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड कॉज था वो है इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉज क्या था?
तो फ्रांस की पॉपुलेशन 1700 में कितनी थी, 2 करोड़ थी, राइट। और 1789 में यही पॉपुलेशन जो है 2.8 करोड़ बढ़ गई, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो हाई डेप्ट ऑफ वॉर लीड टू लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट, और हाई डेप्ट की वजह से जो है लार्ज इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। एंड हाफ ऑफ द टोटल नेशनल बजट वेंट टू डेप्ट, और टोटल नेशनल जो बजट था उससे आधे से भी ज्यादा जो है क्या हमें डेप्ट में यानी कर्ज के वजह से चुकाना पड़ रहा था, राइट। हार्श विंटर, अब क्या है, विंटर का टाइम आ गया, और जो फ्रांस था यानी यूरोप में था फ्रांस, तो वहां पे जो है काफी ज्यादा ठंड होती थी। तो विंटर के टाइम क्या हुआ, काफी ज्यादा ठंड हो गई, और जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर यानी कि जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई, और जो फूड के प्राइसेस थे वो बढ़ गए, और जो कॉमन पीपल और फार्मर्स थे इस वजह से वो बहुत ही दुखी हो गए। क्यों, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो गई, उनके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन स्टिल जो गवर्नमेंट ने उनका टैक्स माफ नहीं किया और उन्हें टैक्स पे करना पड़ रहा था, जिस वजह से जो फार्मर है, पीजेंट्स है, वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। तो यही था इकोनॉमिक कारण रेवोल्यूशन का, राइट। और अगला कारण था इंटेलेक्चुअल कॉज यानी बौद्धिक कारण। तो बौद्धिक कारण क्या था कि ये जो टाइम था ये एनलाइटमेंट का टाइम था, ठीक है। तो इस टाइम जो है कई फेमस थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, जिसकी वजह से जो है लोगों में भी कई जागृति आई कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम क्या होती है, रिपब्लिक क्या होता है, इसके बारे में लोगों ने जाना। तो ये फेमस थिंकर कौन कौन से थे, जॉन लॉक था, जीन जैक रूसो था, इमैनुअल कांट था, मॉन्टेक्यू था, वॉल्टेयर था। ये जो वॉल्टेयर था इसने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। और ये जो जॉन लॉक था ये थे फादर ऑफ लिबरलिज्म, यानी इन्होंने उदारवाद के बारे में बताया था। और ये जो मॉन्टेग्यू थे इन्हें जो है इन्होंने मॉरलिटी के बारे में बताया था। ये जो मॉन्टेग्यू थे इन्होंने जो है पावर ऑफ सेपरेशन का रोल दिया था, यानी जो शक्ति का विभाजन होना चाहिए, यानी शक्ति एक ही पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए। और ये जो इमैनुअल कांट थे इन्होंने बताया था मॉरलिटी के बारे में, ठीक है। और ये जो वॉल्टेयर थे इसने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया था। तो ये जो वॉल्टेयर था ये कहता था कि दीज ये जो लोग थे ये सारे इन्होंने कहा कि राइट ऑफ द किंग के बारे में बताया, मतलब इन्होंने क्वेश्चन किया कि राजा के अधिकार हैं, क्यों राजा के पास वो अधिकार है, कॉमन पीपल के पास वो अधिकार क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने कहा, ठीक है। तो इन्होंने जो है न्यूज़पेपर, बुक्स और ये सैलों मतलब चाय पे चर्चा, इन सब जगह पे जो है ये बातें फैला दी कि राजा के पास ही सारे अधिकार क्यों है और कॉमन पीपल के पास ये सब अधिकार क्यों नहीं है। और इसके बाद जो है जो क्लर्जी पीपल यानी जो थर्ड एस्टेट था, कॉमन लोगों का एस्टेट था, कॉमन लोगों का ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, एक एस्टेट जनरल नाम का ग्रुप बना दिया, यानी एक असेंबली या ग्रुप बना दिया जिसका नाम क्या रखा, एस्टेट जनरल, ठीक है। तो इसके आगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो अब काफ़ी लंबी हो रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच।